आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम सामाजिक न्याय, जो कि हमारा यूपीएससी का एक सब्जेक्ट का छोटा सा भाग है, जिसमें हम शिक्षा जो महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा का क्या महत्व है और सरकारें इसके लिए क्या कार्य कर रही हैं, प्रशासन इसके लिए क्या कार्य कर रहा है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ लाई गई हैं जिनके माध्यम से शिक्षा को और बेहतरी से लागू किया जा सके। और विशेष रूप से जो 2020 की शिक्षा नीति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारी प्राचीन शिक्षा कैसी थी, भारत की प्राचीन शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, औपनिवेशिक कालीन शिक्षा कैसी थी, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और समस्याएं, चुनौतियां क्या हैं, क्या वजह है कि शिक्षा का स्तर जो है हमारे भारत में कम है और विद्यार्थियों का रुझान क्यों नहीं है शिक्षा के प्रति। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले परिचय को ध्यान में देखें। एक कोट लिखा हुआ है, स्वदेशी पूजते राजा विद्यमान सर्वत्र पूज्यते। एक राजा और एक विद्वान कभी कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक राजा तो केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, वहीं एक विद्वान हर जगह सम्मान पाता है। यह श्लोक दर्शाता है कि भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा को कितना महत्व देता रहा है। शिक्षा वह शब्द है जिसका उपयोग विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह एक आजीवन सीखने की यात्रा है जो बचपन से शुरू होती है और जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा में विभिन्न प्रकार के अनुभव और सीखने के अवसर शामिल होते हैं, जो लोगों को उनकी बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक क्षमताओं को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। यह स्कूलों या शैक्षणिक स्थानों तक ही सीमित नहीं है। समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और मौलिक मानते हुए यूनेस्को ने 1960 में शिक्षा में भेदभाव को खत्म करने के लिए कन्वेंशन किए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत में शिक्षा। प्राचीन भारत में विविध और समृद्ध शिक्षा विरासत थी, जो इसके दार्शनिक और सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी थी। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में शिक्षा का एक प्रमुख काल था, जो वेदों पर आधारित था तथा श्लोकों, अनुष्ठानों, स्मृति और दार्शनिक शिक्षाओं पर केंद्रित करता था। गुरुकुल प्रणाली, यहाँ छात्र एवं आश्रम में गुरु के साथ रहते थे, धार्मिक ग्रंथों, दर्शन, भाषाओं, गणित, युद्ध और नैतिक मूल्यों सहित समग्र शिक्षा प्राप्त करते थे। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों जैसे प्रसिद्ध शैक्षणिक केंद्रों ने विश्व भर से विद्वानों को आकर्षित किया, जो दार्शनिक, दर्शन शास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, राजनीतिक विज्ञान और शिक्षा प्राप्त करते थे। साथ ही नालंदा अपने विशाल पाठ्यक्रम और पौराणिक पुस्तकालय की दृष्टि से महत्वपूर्ण ज्ञान के भंडार के रूप में जाना जाता था। मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन 6वीं और 16वीं शताब्दी लगभग बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में एक जटिल विकास देखा गया। इस कालखंड को विविध प्रभावों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें इस्लामी परंपराओं, विदेशी प्रणालियों और विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण शामिल था, जिसने शैक्षणिक प्रथाओं को समृद्ध बनाया। मध्यकाल के दौरान इस्लामी शासकों द्वारा धार्मिक अध्ययन, कानून, दर्शन और अरबी भाषा पर ध्यान केंद्रित करते हुए मदरसों की शुरुआत की गई। मकतबों, छोटे बच्चों की पाठशाला, जहां अक्षर ज्ञान कराया जाता है, वह मतलब या कुतुब कहलाता है, और पाठशालाओं ने भी शिक्षा में योगदान दिया। मकतबों ने बुनियादी साक्षरता और गणितीय ज्ञान के बारे में सिखाया और बाद में धार्मिक और दार्शनिक अध्ययन पर बल दिया। सूफी संतों ने खानाकाहों में आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को एक नया आयाम दिया, जिसमें विद्वता के साथ रहस्यवाद को समाहित किया गया। इस युग में उल्लेखनीय साहित्य और वैज्ञानिक प्रगति की देखी गई, जिसके तहत चिकित्सा, खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण कार्यों का निर्माण और अनुवाद किया गया। औपनिवेशिक काल शिक्षा, भारत में ब्रिटिश काल के तहत 17वीं से 20वीं शताब्दी सदी के मध्य एक विस्तृत औपनिवेशिक शैक्षणिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से नया आकार दिया। इस अवधि के अध्ययन से नीतियों परिवर्तनों की एक जटिल प्रक्रिया की जानकारी मिलती है, जो भारत की शैक्षणिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभाव से भारत के
शैक्षणिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से नया आकार दिया। लॉर्ड मेकाले की वर्ष 1835 की नीति में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच मध्यस्थ भाषा के रूप में अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया। अंग्रेजी को मुख्य शिक्षण भाषा बनाया गया और अभिजात वर्ग के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना की। यहाँ शब्द आया है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग मन जो उस वक्त के अमीर लोग थे, उनके लिए यह शब्द है अभिजात, यानी उच्च वर्ग के लोग जो कि आर्थिक रूप से समृद्ध थे। इस बदलाव ने स्थानीय भाषाओं और सामान्य जन मानस की शिक्षा तक पहुंच को हाशिए पर धकेल दिया। अंग्रेजों ने पश्चिमी शैक्षणिक मॉडल भी पेश किए, जिसका उदाहरण वुड्स डिस्पैच है, जिसने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। शिक्षा को ब्रिटिश प्रणाली के समान केंद्रित किया और स्वदेशी ज्ञान पर पश्चिमी पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दी। स्वतंत्र भारत की शिक्षा। भारत के उपनिवेशवाद के बाद का युग जो 1947 में देश की आज़ादी के साथ शुरू हुआ, शिक्षा क्षेत्र में विकास के एक गतिशील काल का प्रतीक है। यह परिवर्तनकारी यात्रा एक समावेशी, न्यायसंगत और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शैक्षणिक ढांचे के निर्माण के बहुमुखी प्रयासों को दर्शाती है। उदाहरण के लिए वर्ष 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP ने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग और एक एकीकृत शैक्षणिक संरचना की सिफारिश करते हुए मूलभूत शैक्षणिक सिद्धांत निर्धारित किए। स्वतंत्रता के बाद के युग में विशेष ज्ञान की मांग को पूरा करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में वृद्धि देखी गई। वर्ष 1986 और वर्ष 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और कक्षा कार्यक्रम पर बल देने के साथ साथ सार्वभौमिक शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया तथा रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए कौशल विकास पहल शुरू की। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने डिजिटल साक्षरता को उन्नत किया और डिजिटल विभाजन को समाप्त करने का लक्ष्य रखा। समावेशी शिक्षा प्रयासों ने छात्रों को उनकी विरासत से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करते हुए भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता को महत्व दिया। धन्यवाद।